शुरुआत करेंगे देहरादून के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भवन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से छात्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर की मदद से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। महान परंपरा रही है। आज का दिन उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हमें आज हमारे शिक्षकगणों को हमारे सीएसआर से अपना योगदान देने वाले और विद्यालयों में जो शिक्षा के माध्यम से हमारे नौनिहालों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उन सभी को एक साथ आज मैं कहूं कि एक समूह को जो शिक्षा को बढ़ाने में एक साथ एकता के साथ काम कर रहा है, उस समूह को मैंने शिक्षा मंत्री जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने आज ये सौभाग्य आप सब ने हम लोगों को दिया। तो हम सब लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और आप सबको इस अवसर पर हम बधाई देते हैं, क्योंकि जहां आज एक और उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम लाने वाले विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्यगण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एससीईआरटी उत्तराखंड के नवनिर्माण भवन के साथ ही 442 जो स्मार्ट क्लास है उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ये जो आज सम्मान है, सच में वास्तव में आप लोगों को सम्मानित करके ऐसा लग रहा है कि आपको सम्मानित कम कर रहे हैं और हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो महत्व है हम सभी जानते हैं और आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से, समर्पण के दम पर ये उत्कृष्ट परिणाम और पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इस बात का भी प्रमाण है, यह आपकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जो आपने कठिनता से किया है। ये निश्चित रूप से जहां आपका प्रोत्साहन हो रहा है आप सभी का कि एक तरह से इतने बड़े उस पर इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, एक टीम बैठी है पूरे राज्य की, वहीं ये आपके प्रोत्साहन के साथ साथ ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी है। मैं आशा करता हूं कि इस पुरस्कार से आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी वर्षों में जो परीक्षा देने वाले हमारे बच्चे हैं वो उनको और लगन से और अच्छा परिणाम, यानी कि जिस कक्षा में आपका अच्छा परिणाम आया है, आगे आने वाले वर्षों में आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में और उत्कृष्टता से काम करेंगे। ये आपको प्रेरित करेगा और मैं मानता हूँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बहुत जरूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी उत्तराखंड के नए भवन का भी निर्माण हो गया है, जिससे आप कई सारे काम यहाँ से होंगे, क्योंकि भवन अच्छा होना, कार्यालय अच्छा होना, अच्छा हॉल होना ये बहुत आवश्यक है। और इस दिशा में मैं शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत सरकार से अनेक प्रयासों से यहाँ पर जो है जो धनराशि है वो धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत करवा के लाए हैं और यह भवन हमारी प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भी अनेक नए मानदंडों को स्थापित करेगा। भारत सरकार की जो समग्र शिक्षा योजना है उसके तहत 29 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार हुआ यह भवन छात्रावास हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी एक नींव यहाँ से तैयार होगी। इस परियोजना में योगदान देने वाले हमारे जो अभियंतागण हैं, पेयजल विभाग है, जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, हमारे श्रमिक गण हैं जिनके योगदान से तय समय सीमा पर ये भवन बनकर तैयार हुआ है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं देख रहा हूँ कि जो है सच में जिस प्रकार के भवनों की अब आवश्यकता है हमको, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग अनेक स्थानों पर जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के भवन बनते हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा, क्योंकि ये भवन
आपका एक मॉडल भवन की तरह लग रहा है जो आपने बनाया है। इसको देखेंगे लोग तो कहेंगे कि अन्य जगह पर भी ये बनना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गुणवत्ता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि फॉर्मेलिटी के लिए काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ ही दिनों में जो है उसकी कहीं पर सीमेंट बाहर निकलने लगती है, कहीं प्लास्टर उखड़ने लगता है, कहीं टोंटी गिर जाती है, कहीं जो है चिकनी खराब हो जाती है, कभी जो लॉक लगाने वाला होता है वो कुंडी खराब हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो सब अपने जो कार्यदायी संस्थाओं से हमेशा कहता हूँ कि आप जो है भले ही थोड़ा डीपीआर बड़ी बना लीजिए, लेकिन क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल एक टैग लाइन होनी चाहिए कि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। आज हम पठन पाठन की प्रक्रिया को और रुचिकर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 379 सरकारी विद्यालयों में CSR के अंतर्गत स्थापित की गई 442 स्मार्ट क्लास की यहाँ पर आज शुरू हो रही है। मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। और स्मार्ट क्लास की सौगात जिनको मिली है, जिन विद्यालयों को भी मिली है, उन विद्यालयों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर सीएम धामी ने तंज कसा है। सीएम धामी ने कहा है कि जो लोग पूरे चुनाव और संसद में सनातन का विरोध करते रहे हैं, उनकी ये यात्रा केवल एक ढकोसला है और उन्हें केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया है। केवल एक ढकोसला। जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के बाद जिस तरह से अब विवाद एक बार फिर से बढ़ा है, तो वहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर कांग्रेस ने ये अपनी पदयात्रा शुरू की है। ऐसे में हरिद्वार से पदयात्रा शुरू हुई है और अब ये केदारनाथ धाम तक जाएगी। ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से, इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है, और जिस प्रकार से जिन कामों को करना था उनकी उपेक्षा हुई है। जो भैरव का, जहाँ भैरव जी विराजमान है, उस गढ़ी के नीचे का भूभाग की ट्रीटमेंट करना था, और अलकनंद जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का वहाँ से लेकर रामबाड़ा तक कटाव हो रहा है, उससे केदारनाथ की यात्रा भविष्य में बाधित हो सकती है। हम उसका काम प्रारंभ करके गए थे, उसको रोक दिया। पार्टी ने तय किया है कि जो नफरत फैलाई जा रही पूरे हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पे, उसको मिटाने के लिए हम इस यात्रा को करें। और जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की देव संस्कृति के संग भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है, उसको हम पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने लेकर आए। उसका एक ही उपाय था कि माँ गंगा से आशीर्वाद लें, उनकी गंगा जली लेकर हम केदारनाथ धाम तक जाए
और जलाभिषेक के संग इस यात्रा का समापन करें। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली में एक मंदिर बनाया जा रहा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने किया, और जब मैंने इस यात्रा का आह्वान किया और मैंने घोषणा कर दी और शंकराचार्य जी ने भी इस विषय पर कुछ टिप्पणियां की कि केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, तो उसके बाद आनंद फानंद में 18-19 तारीख को एक कैबिनेट बुलाई जाती है, एक फैसला लिया जाता है, क्योंकि वो फैसला भी ऐसा है जो शायद दूसरी स्टेट्स माने या ना माने, कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। और मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान बदल दिए। 10 तारीख को जो कह रहे थे 19 तारीख को उसके बिल्कुल उल्टा बयान दिया है। तो पहले बताएं कि वो 10 तारीख को सच बोल रहे थे या 19 तारीख को सच बोल रहे थे। देखिए, केदारनाथ धाम हम सबकी आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, और जो शैव परंपरा के 5 पीठ हैं उसमें केदारनाथ धाम भी सम्मिलित है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने धार्मिक आस्था, विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है। और सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं न कहीं भाजपा ने एक प्रकार से प्रहार किया है। आज कावड़ मेले का तीसरा दिन है। लाखों की संख्या में कावड़िए रोजाना हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते नहर के किनारे बनी हुई कर पट्टी के साथ साथ हरिद्वार का मेन हाईवे भी पूरी तरह से कावड़ियों से पैक नजर आ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए पुलिस बल ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हाईवे पर 24 घंटे तैनात है। सब महादेव की कृपा है। पैदल चल के आप आ रही हैं, ट्रैफिक कितना है? नंगे पैर आ रही हूँ। ट्रैफिक कितना है? बहुत। कितने घंटे लग गए आपको वहाँ से? 4-5 घंटे। क्या कहना चाहेंगी भगवान शिव को लेकर? क्या आंधी है, क्या तूफान है, क्या आंधी है, क्या तूफान है, पेड़ नहीं रुकेंगे, पैर नहीं रुकेंगे। महादेव के भक्ते बोल बम बम, शंकर भगवान की जय। हम 21 तारीख को आए थे, 23 तारीख को जल उठाया था। उस दिन तो भीड़ नहीं थी 21 तारीख को, आज इतनी भीड़ है, पूरा हाईवे बंद कर रखा है। जाम इतना है, चलने की ये नहीं है। 5 मिनट के रास्ते के लिए भी कितना लंबा लंबा चल रहे होंगे आप? एक डेढ़ घंटा चल रहा है। जहाँ पहुँचना चाहिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। रेंग के चल रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जानना चाहेंगे क्या उत्साह में कोई कमी आई है? इतनी गर्मी है, ट्रैफिक जाम है, बावजूद इसके बोल बम के नारे सुनाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भोले बाबा की दुआ है, बस चल रहे हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चंडीघाट स्थित ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने मौके पर खाद्य पदार्थों की मोबाइल खाद्य विश्लेषण शाला से जांच भी की और लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। दिन है कि जैसा कि हरिद्वार क्षेत्र में कांवड़ यात्रा चल रहा है और काफी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। बता दें कि पिथौरागढ़ के राजेश पांडे ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों के साथ गर्भवती महिलाओं को भी रेफर कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई केसों में तो गर्भवती महिलाओं की रेफर के दौरान 108 में ही डिलीवरी हो चुकी है। हफ्ते का उसने समय दिया है और जो स्थितियां हैं, मैं पूरी चिकित्सा की जो सुविधाएं पिथौरागढ़ जिले में जो दुरुस्त नहीं हो रही हैं, कोर्ट उसमें संज्ञान लेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।
मेरा ये कहना है कि ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये राज्य को अपने नागरिकों को प्रदान किया जाना चाहिए। और ख़ासतौर से ऐसे समय में जब हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत दुर्गम स्थानों में जो जनता है वो इन सुविधाओं से महरूम रह के उनको जीवन तक अपना देना पड़ता है ऐसी स्थिति में। और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि इतने रिमोट एरिया से जब वो लोग माइग्रेट करते हैं, जब वो लोग पेशेंट को लेके आते हैं तो काफ़ी डेथ भी रास्ते में हो जाती है। गर्भवती महिलाएँ हैं और जो नवजात शिशु हैं उनके लिए जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने की वजह से उनको 200-250 किलोमीटर की जो जर्नी करनी पड़ रही थी, उसमें रास्ते में बहुत सारी डेथ भी हो जाती थी। और आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोग पैसे के अभाव के कारण से ट्रीटमेंट। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाह केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। केदारनाथ सीट विधायक शैलाराम रावत के निधन के बाद खाली हो गई है। वहीं बीजेपी ने अभी से ही जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। वहां कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। मनवीर चौहान ने कहा है कि केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वहां पर भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी। हम तो चप्पा चप्पा वैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी को चयन को लेकर जो बैठ होता है वो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पिछले जिन उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं उन चुनाव में वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें कहीं हारी नहीं है। हमने पहले के मुकाबले अपने वोट बैंक को बढ़ाया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना साथ दिया। हालांकि हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिए हैं। और हम प्रत्याशी हमारा चाहे कोई भी हो केदारनाथ में, हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा और केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी को और बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण जो हमारे डबल इंजन सरकार ने वहां किया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक विश्व स्तर पर एक केदार घाटी को पूरा एक विश्व स्तर पर पहचान देने का काम किया है, वहां की जनता इसको। रुड़की में कांवड़ियों के उत्पाद के मामले पर हरिद्वार एसएसपी परवीन सिंह डोभाल का बयान सामने आया है। एसएसपी ने बताया है कि अज्ञात कांवड़िये के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन लोगों को पहचान भी कराई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में हर साल कांवड़ मेले का आयोजन किया जाता है और लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हर साल विवाद भी होता है, लेकिन इस साल एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि शिव भक्तों को शक्ति भाव और श्रद्धा के से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। कि जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में। लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों टीमों ने पिछले 4 महीनों से फरार हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को मरोड़ा खान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित परिवार काफ़ी लंबे समय से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। बीते शनिवार को पीड़ित की पत्नी, मां और बच्चे ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन भी किया था। साथ ही एसपी से मुलाकात भी की थी। परिवार की मांग पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए
पुलिस को 1 हफ्ते में गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। फिलहाल गिरफ्तारी किए गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है। जगदीश जोशी है, हमारे यहाँ 307 के अंतर्गत धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें लगातार फरार चल रहे थे। आयोग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई सहयोग नहीं कर रहे थे और इन्हें जो है कल अरेस्ट कर लिया गया है सर। हाँ, और आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीच में ये माननीय हाई कोर्ट चले गए थे, तो वहाँ से इन्हें रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद ये जैसे यहाँ से इनकी जो है बेल खारिज हुई, उसके बाद फरार हो गए। तब हमारी एसओजी टीम और पुलिस के माध्यम से इन्हें गिरफ्तार किया। लोहाघाट एनएच में एसएसबी चंपावत के 19 जवानों को लेकर जा रही बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई है। और हालांकि वाहन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया, जिसके बाद सड़क में गाड़ी पलट गई और हादसे में जवानों को मामूली चोट आई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिससे कहा गया था कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाने लगाने के लिए आनन फानन में गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है, जबकि जिस क्षेत्र में प्लांट लगाया जा रहा है वो आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें कई इश्यूज उठाए गए हैं कि भाई उसमें जो है कि वाटर जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, और दूसरी बात आबादी के इतने इनके, और कई चीज़ें हैं। पिछली बार न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसके संबंध में इन्होंने जवाब दिया था और हमें रिप्लाई का मौका दिया था। परंतु अभी इस बीच में एक ये डेवलपमेंट आया कि जो नगर निगम ने अपना काउंटर लगाया, उस काउंटर में 2021 की EI क्लियरेंस लगा रखी थी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है। उसमें कंडीशन है साफ कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल ने जो अपना जवाब लगाया, उसमें नगर निगम का एक लेटर लगाया जिसमें नगर निगम कह रहा है हमें 134 पेड़ काटने हैं। जब न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाया गया तो न्यायालय ने रामनगर कोर्ट परिसर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद वकील कृष्णा नेगी और हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन बहुगुणा ने आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से युवती की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। पूरा मामला ये है कि लगभग 1:15 बजे एक महिला सिविल कोर्ट कैंपस में लेटी हुई थी और गिरी हुई थी और उनके मुंह से कुछ झाग निकला, उल्टियाँ कर रही थी। तो फिर वहाँ पे जो एक दो लोग जो और क्लाइंट वगैरह थे चश्मदीद, उन्होंने कहा कि इस महिला ने कुछ पैकेट वगैरह खा लिया है और उसके बाद ये ज़मीन में गिर गई और उल्टी करने लगी। तो मौके को देखकर मैं और एक हमारे दीवान जी हैं बहुगुणा जी, हम दोनों आए और हमने फिर 108 में और 112 में पुलिस को और मेडिकल हेल्प को हमने इत्तला दी कि ऐसा प्रकरण हुआ है। चूँकि महिला की स्थिति थोड़ा नाजुक लग रही थी तो उनका इंतज़ार करना हम लोगों को सही नहीं लगा, वाजिब नहीं लगा, जिसके बाद हम उस महिला को लेके अपनी गाड़ी में लेके हम हॉस्पिटल ले आए और हॉस्पिटल में उनका एडमिशन करवाया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आई होप कि वो स्वस्थ हो जाए। रुद्रपुर के सुपरटेक पर व्यापारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सुपरटेक मॉल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और सुपरटेक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने सुपरटेक पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब लड़ाई आर पार की है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष का कहना है कि शहर के कई व्यापारियों ने सुपरटेक मॉल में दुकानें बुक कराई और दुकानों का भुगतान भी कर दिया, लेकिन अभी तक व्यापारियों को दुकानें नहीं दी गई हैं। देखिए,
सुपरटेक कंपनी जो हमारे उधमपुर शहरगंज जिन्होंने मॉल बनाया है, इस मॉल में इन्होंने लगभग 14 साल पहले हमारे व्यापारियों से पैसे लिए थे दुकानों के नाम पर। आज 14 साल से पैसे नहीं दे रहे। आज हमारी दुकानों का आगे इन्होंने किराए पे दे दिया। जो दुकानें हमको इन्होंने देनी थी, इन्होंने हमें दुकानों को किराए पे दे दी और किराए पे देकर पैसे किराया खुद ले रहे हैं लोग। तो हमारा कहना ये है कि आप हमारे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हो। 14 साल से कोई बात नहीं सुन रहे हमारे लोगों की। हमारे लोग परेशान हो रहे 14 सालों में। आप किराया भी खा रहे हो हमारे को पैसे नहीं दे रहे हो। आज जो हम लोग पैसे के टाइम पे जो 10% का 7% का हमको जो पैसे देने थे, आज हमने जो 1-1.5 लाख रुपए देना है, आप उनसे हमने ब्याज मांग कर 4 लाख रुपए कर दिया और जो हमने 20 लाख रुपए लेना था आपसे, उसका कोई ब्याज। उत्तराखंड में मानसून के साथ ही कई बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर जैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है और ऐसे में अस्पताल को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपनी क्षमता के 10% डेंगू जैसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए बेड सुरक्षित रखें। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि आगे ये संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए अस्पतालों को तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हैं, उनके लिए हमारे यहाँ से निर्देशित किया गया है कि वो अपने टोटल बेड्स का, अभी तो हमने 10% रिजर्व कराया है डेंगू के लिए अपने बेड्स को। तो दैनिक रूप से उनकी हमारे यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि हमारे यहाँ आज कितने वार्ड, कितने बेड खाली हैं। तो वो दैनिक रूप से वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जाँच की भी जो भी पैथोलॉजी लैब है वो भी अपने डेली की रिपोर्ट हमें भेजते हैं कि हमारे यहाँ आज इतनी जांच हुई है, उसमें जो है इतने नेगेटिव पाए गए हैं। तो और पैथोलॉजी लैब की हम लोग खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद जाके फील्ड में जाके लैब की जांच कर रहा हूँ, क्योंकि लैब टेस्ट के लिए भी हमारे यहाँ से जो है शुल्क निर्धारित करे गए हैं कि तो उससे कोई अगर ज़्यादा लेता है। उत्तराखंड में मानसून के साथ ही राजधानी देहरादून में काफ़ी अधिक मात्रा में डेंगू का लार्वा मिला है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने बताया है कि अभी तक काफ़ी मात्रा में लार्वा मिला है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक एलाइजा पॉजिटिव की कोई भी केस मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लार्वे की जाँच कर रही है।